नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार महाजनपदों में मगध जनपद के अंदर 3 महत्वपूर्ण वंश उभर कर आते हैं। तो उन 3 जो महत्वपूर्ण वंश थे, हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। तो इसमें जो मौर्य साम्राज्य से पूर्व नंद वंश था, उसके पतन के कारण ही मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसमें यह कहा जाता है कि जो विष्णुगुप्त थे या कौटिल्य जो घनानंद के प्रशासन में मंत्री थे, तो घनानंद के द्वारा अपमानित करके उन्हें दरबार से बाहर निकाला गया। जिसके बाद विष्णुगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से तैयार किया गया और इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आइए हम मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण जो प्रतापी शासक हुए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सम्राट, इनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज में सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज का वन लाइनर वीडियो। जो 3 शुरुआती प्रतापी शासक थे, तो एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया मौर्य साम्राज्य। तो इनने जो शासन किया है 322 से 218 ईसा पूर्व में। उनके बाद बिंदुसार आए, तो बिंदुसार इनका शासन काल था 298 से 273 ईसा पूर्व। और तीसरे थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सम्राट अशोक, तो इनका शासन काल 259 से 261 तक था। इन्होंने 261 में कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध में इन्होंने जो रक्तपात देखा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद से इन्होंने शासन की बागडोर छोड़कर एक बौद्ध जीवन शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि घनानंद के द्वारा ही उनको कौटिल्य को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाला गया था और जिसके कारण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति व कूटनीतिक रूप से तैयार करके साम्राज्य की स्थापना की। तो नेक्स्ट हमारा वन लाइनर पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य प्रशासन कैसी व्यवस्था, जो मौर्य प्रशासन की व्यवस्था थी वह कैसी थी, केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज व्यवस्था थी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी, तो यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से सेना थी और जो 4 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण लड़ाई किसके बीच हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी वो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस वंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नंद वंश के पतन के बाद ही चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म कब अपनाया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर दूसरा महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो वह है बिंदुसार, जो अशोक के पिता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि बिंदुसार का शासनकाल क्या था। जो बिंदुसार थे उनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व माना जाता है, ये सब पूर्व है। नेक्स्ट है बिंदुसार के अन्य नाम क्या थे। तो बिंदुसार को अमित्रघात और सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनोसिस किसके दरबार में किसके दरबार में आया था। जो डायनोसिस था किसके दरबार में, किसके शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार शासक था वो किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य उसका तीसरा महत्वपूर्ण शासक सम्राट अशोक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट अशोक का शासनकाल क्या था। तो सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो 269 से 261 पूर्व था। 261 पूर्व इसलिए था कि उन्होंने
जब कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग में जो हुए रक्तहार और वहाँ पर जो भारी संख्या में लोगों को उन्होंने मृत देखा, तो उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये शासन का जो राजपाट था वो त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अशोक द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया? तो अशोक द्वारा वो महत्वपूर्ण युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है अशोक द्वारा धम्म नीति कब अपनाई गई? जो धम्म नीति अपनाई उन्होंने 261 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध के बाद ही अपनाई। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया गया? तो अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया। बौद्ध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बौद्ध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना में, जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा कर ली है कि विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या फिर कौटिल्य, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? जो चाणक्य थे उनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? अन्य कौटिल्य भी था। और चाणक्य द्वारा लिखी गई राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक क्या है? तो अर्थशास्त्र उनके द्वारा एक ऐसी पुस्तक है जिनमें शासन की विधियों को वर्णित किया गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का उसका प्रशासन होना चाहिए और कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियाँ की जानी चाहिए, ये उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। मैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित? तो अर्थशास्त्र है 15 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मैकियावेली किससे कहा जाता है? तो जो भारत का मैकियावेली चाणक्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य है मगध का शासक 322 ईसा पूर्व में बना। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया से हुआ। मौर्य काल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो जो मौर्य काल का राष्ट्रीय चिन्ह था मयूर। भाई नेक्स्ट की बात करेंगे ना, मुद्राक्षर पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो मुद्राक्षर पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है। बिरसल होता है निम्न कोटि का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया? जो पुराण है उसमें कौटिल्य को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। नेक्स्ट है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन किया है वो सप्तांग सिद्धांत है राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोश, दुर्ग और जनपद, इन 7 शब्दों का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या मांगा? तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक से सूखे अंजीर मांगे, अंगूर की शराब और एक दार्शनिक की मांग की, जो कि वहाँ के शासक ने अंगूर की शराब और अंजीर दे दिए लेकिन उन्होंने दार्शनिक नहीं दिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जासूसों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो जासूसों को अर्थशास्त्र में चर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है मेगाथनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो जो मेगाथनीज ने भारतीय समाजों का वर्णन किया उस समय वह 7 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। नेक्स्ट की बात करेंगे, मौर्य प्रशासन की सिंचाई व्यवस्था क्या कहलाई? जो मौर्य प्रशासन था उसकी सिंचाई व्यवस्था सेतु बंद कहलाई। मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी क्या कहलाती थी? तो गोप कहलाती थी। गोप मतलब कि 10 गांव का प्रशासक को गोप कहा जाता था। मौर्य काल में निर्मित चांदी व सोने के सिक्के क्या कहलाए? तो कर्षापण है। जो मौर्य काल में सोने और चांदी के सिक्के जो थे उनको क्या कहा जाता था? कर्षापण। मौर्य काल में तांबे के सिक्के क्या कहलाए? तो उनको कहा जाता था काकनी। क्या कहा जाता था? काकनी। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास नहीं थे? तो ऐसा मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कोई दास नहीं थे। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के दास थे? तो कौटिल्य कहते हैं कि 9 प्रकार के दास थे। वहीं मेगास्थनीज ने क्या कहा कि कोई भी दास नहीं थे। ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई भूमि क्या कहलाई? तो ब्राह्मणों को जो मुफ्त में दी गई भूमि वह ब्रह्मदेव कहलाई। क्या कहलाई?
ब्रह्मदेव। मौर्य काल में एग्रोनोमोई क्या कहलाए, जो एग्रोनोमोई थे वो क्या कहलाए, तो जिलाधिकारी को ही एग्रोनोमोई कहा गया। मौर्य काल में एरिस्टोनोमोई क्या कहलाए, तो एरिस्टोनोमोई नगर के अधिकारी या कहीं नगर के जिला अधिकारी को एरिस्टोनोमोई कहा गया। और वहीं एग्रोनोमोई किसे कहा गया, जिला अधिकारी को। वहीं नेक्स्ट देखते हैं हम कि मौर्य काल में राज्य कृषि भूमि का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो राज्य कृषि भूमि का अध्यक्ष क्या गया था, सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में आय व्यय का विवरण रखने वाला क्या कहलाता था, जो मौर्य काल में आय व्यय का विवरण रखता था वह रूप दर्शक कहलाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जो सारनाथ स्तंभ है उसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति मिली है और वह आकृति का प्रतीक क्या था, जो सिंह की आकृति मिली उसका प्रतीक क्या था, तो शक्ति का प्रतीक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई, जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई वह थी पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन से शासक थे, मतलब जो बौद्ध धर्म था नहीं मौर्य काल था उस समय बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन शासक बने, तो बने एक अशोक और एक दशरथ। मैं नेक्स्ट की बात करेंगे तो मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को क्या कहा गया, तो जो मौर्य काल में जो व्यापारी के काफिले थे उन्हें सातवाह कहा गया। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है, तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, मतलब कि भारत के पश्चिम उत्तर पर भी उसका प्रभाव था। मौर्य काल में नगद में लिया जाने वाला कर क्या कहलाया, हिरण्य कहा गया उसको। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल में कर मुक्त गांवों को क्या कहा जाते थे, जो कर मुक्त गांव थे उन्हें पारिहारिक कहा गया। जिलाधिकारी क्या कहलाया, तो जिलाधिकारी को राजुक कहा गया है मौर्य काल में। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप, जो सबसे श्रेष्ठ स्तूप है वो कौन सा है, सांची का स्तूप। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कहाँ पर कब पढ़े गए, जो अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब पढ़े गए और किसके द्वारा पढ़े गए, तो यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल संभाल रहा था। नेक्स्ट की बात करें तो अशोक के शिलालेख की प्रमुख भाषा क्या थी, तो अशोक के शिलालेख की प्रमुख भाषा थी प्राकृतिक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक को क्या कहा गया, तो जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व जो उसने 261 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था उससे पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में मतलब मौर्य काल में किसको कितना भूमिका से, मतलब ये था किसानों से, मौर्य काल में किसानों से भूमि का कितना कर लिया जाता, तो 1/6 लिया जाता था। समाहर्ता कौन थे, जो समाहर्ता मतलब कि राजस्व आय व्यय का विवरण रखने वालों को ही समाहर्ता कहा गया। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों में किन नाम से वर्णन, जो अशोक के अभिलेख है उसमें अशोक न नाम मिलके कौन सा अन्य नाम है, तो वह है प्रियदर्शी। नेक्स्ट है अशोक का रुंदेमयी स्तंभ किस से संबंधित है, रुमेंदेई जो अभिलेख है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। संलेखना विधि के द्वारा किसने प्राण त्यागे, तो संलेखना विधि ऐसी है जो जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागना संलेखना कहलाता है। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य द्वारा संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागे गए। नेक्स्ट देखते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर आक्रमण किया, तो ये किया महत्वपूर्ण आक्रमण था उनका और अंतिम आक्रमण कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थों की संख्या कितनी थी, तो तीर्थों की संख्या की बात करें वह थी 18। भाई अशोक के द्वारा धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई, तो ये ली गई राहुलोबादसूद से ली गई है। अशोक के हृदय परिवर्तन किस अभिलेख में मिलते हैं, तो इस अशोक के जो हृदय परिवर्तन है अभिलेख 13 में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तो अशोक के जो शिलालेखों की लिपि थी वह एक ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और ग्रीक, इन 4 भाषाओं में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली कौन से भी लेख ला गए, तो वे अभिलेख थे दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख। नेक्स्ट है
कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या वर्णित है, तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि निंदा की बात की गई है। 13वें अभिलेख में क्या वर्णित है, तो हृदय परिवर्तन या फिर कहें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 11वें अभिलेख में क्या वर्णित है, तो 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के बाद कौन शासक बना, तो अशोक के बाद कृपाल शासक बना। मौर्य काल में बेगार को क्या कहा गया, बेगार को विष्टि कहा गया, यानी कि काम के बदले कोई मजदूरी या वेतन नहीं देना। मौर्य काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाए, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र का बना महल कितने स्तंभों पर खड़ा है, जो पाटलिपुत्र में एक महल बना है वह कितने खंभों पर खड़ा है, 80 स्तंभों पर खड़ा है। पाटलिपुत्र में बना महल किससे बना है, जो ये लकड़ी से बनाया गया, मतलब स्तंभ उसके पत्थर के हैं लेकिन बारीकी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वह लकड़ी से बनाया गया है। मौर्य काल में राजकीय भूमि क्या कहलाई, जो राजकीय भूमि थी वह सीता भूमि कहलाई। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो सेना थी, ये सेना थी कितने भागों में विभाजित थी, तो 4 भागों में विभाजित थी। और ये 4 भाग हम देख लेते हैं उसमें कितनी कितनी संख्या थी, तो 4 भाग हैं। एक तो पैदल सेना, इसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे भाई। दूसरी हाथी सेना, इसमें 30,000 सैनिक थे। और तीसरी घुड़सवार सेना, तो इसमें 9,000 सैनिक थे। और एक चौथी थी रथ सेना। तो इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य में 4 भागों में विभाजित थी सेना को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्य काल में न्यायपालिका कितने भागों में बटा था, जो न्यायालय था वो कितने भागों में बटा था, तो ये फौजदारी और दीवानी न्यायालय था। फौजदारी में वही हो गया कि चोरी डकैती बलात्कारी खून खराबा से संबंधित मामले, और दीवानी में जो क्या बोलते जमीन जायदाद से संबंधित मामले देखे जाते थे। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग कितने भागों में बटा था, जो गुप्तचर विभाग था वह भी 2 भागों में बटा था। तो ये 2 भाग कौन से देखते हैं, एक है संचार मंत्र की घूम घूम कर सूचना को एकत्र करना, और दूसरा है हमारा संस्था, मतलब कि एक स्थान पर रहकर ही सूचना को एकत्र करना। मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया, तो मौर्य साम्राज्य था उसको कितने प्रांतों में बांटा गया, तो 5 प्रांतों में बांटा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था और ये इतना विशाल रूप से फैल चुका था, तो इसको अकेले में संभालना कठिन हो गया था। इसलिए 5 प्रांतों में इसको विभाजित किया गया और हर एक प्रांत की एक अलग राजधानी भी बनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं हम, अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसे भेजा गया, तो अशोक के द्वारा जो धर्म के प्रचार के लिए विदेश में उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पुत्री संघमित्रा को पहले श्रीलंका भेजा और उसके बाद जापान भेजा। इस प्रकार जो उन्होंने न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। भारत के अंदर धर्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की गई, तो उन्होंने भारत के अंदर जो धर्म के प्रचार के लिए धम्मामात्रों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके द्वारा हुआ, तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ, जो कि ये मौर्य साम्राज्य के ही मंत्री थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य काल का पतन कब हुआ, तो मौर्य काल 185 ईसा पूर्व में हो गया। तो इस प्रकार आज हमने वन लाइनर सीरीज में मौर्य साम्राज्य को संपूर्ण रूप से देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए वंश के बारे में और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।